बिरजू अपने गांव का एक सभ्य और अच्छा इंसान होता है, वहीं गोपीलाल एक कंजूस और स्वार्थी किस्म का इंसान होता है। बिरजू अपने धान की कटाई करके खेतों में बोरियों में भरकर रखते हैं। वहीं गोपीलाल ट्रैक्टर से वहां से गुजर रहा होता है और बिरजू को देखकर कहता है, क्यों भाई, इस साल तो काफी ज्यादा मात्रा में फसल हुई है, लगता है बहुत मेहनत किए हो। तब बिरजू भी कहता है, हाँ करना पड़ता है, तुम्हारा भी तो फसल इस साल बहुत अच्छा हुआ है। इतना कहकर गोपीलाल ट्रैक्टर से वहां से निकल जाते हैं। उस ट्रैक्टर में गोपीलाल के 5 सहपाठी बैठे होते हैं और उन लोगों से गोपीलाल कहता है, अरे क्या खाक अच्छा हुआ है मेरा फसल के नाम से 2-3 बोरियां पड़ी होगी मेरे घर में। फिर उसमें से दिलीप नाम का आदमी बोलता है, मालिक पर आपके घर में तो 100 से ज़्यादा बोरियां रखी हुई है। तब दूसरा सहपाठी कहता है, अरे वो नकली धान की बोरियां हैं, वो तो मालिक ने सबको दिखाने के लिए रखा हुआ है, क्यों मालिक। फिर गोपीलाल कहता है, चुप करो मूर्खों, तुम सबकी वजह से हुआ है, मैंने कहा था चोरी करना है, तुम मूर्ख लोग सिर्फ 2-3 बोरियां ही चोरी कर पाए। और ये चोरी का ट्रैक्टर जो मैं गांव में दिखाते घूमता हूँ ना, किसी को मालूम पड़ गया तो सब लोग मेरे साथ जेल जाएंगे। फिर दिलीप कहता है, चिंता मत करो मालिक, अगर पकड़े गए तो इल्ज़ाम बिरजू पर लगा देंगे। फिर गोपीलाल कहता है, अरे मूर्खों, वो गांव का सबसे भला आदमी है, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाओगे तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर धीरू कहता है, क्यों मालिक, आपको तो याद होगा ना, आपका भाई भी तो अच्छा इंसान था, कैसे हम सब ने मिलकर उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा के फंसाया था, फिर गांव वालों ने उसकी खूब पिटाई की थी, आप भूल गए हो क्या। सभी हंसने लगते हैं। गोपीलाल कहता है, हाँ हाँ बस करो, आज शाम को मुझे बिरजू के खेत की धान की बोरियां मुझे मेरे घर में चाहिए। उसके बाद रात होते ही गोपीलाल अपने आदमियों के साथ मिलकर बिरजू के खेत की बोरियां जितना हो सके चोरी कर लेते हैं। गोपीलाल के साथ उसके खास आदमी होते हैं, उसका नाम दिलीप, धीरू, रिक्की, मनीष और छोटू होता है। छोटू को उसके टीम में शामिल हुए कुछ ही महीने हुआ होता है। बिरजू सुबह जब बोरियों की गिनती करते हैं, उसमें 10 बोरियां गायब रहता है। बिरजू को समझ आ जाता है कि चोरी हो गया है। बिरजू गांव वालों को सावधान होने की चेतावनी देते हैं। सभी लोग जिनका धान की बोरियां खेतों में रखा होता है, सब अपने अपने घरों में लाकर रख देते हैं। फिर ये बात छोटू जाकर गोपीलाल को बताता है। फिर गोपीलाल कहता है, हाँ हाँ, हम अब सबके घरों में घुसकर चोरी करेंगे, और सब हंसने लगते हैं। गोपी अपने 5 आदमियों को सबके घरों में घुसने और चोरी करने का योजना बनाने कहते हैं। सवेरे सवेरे गोपी अपने गांव वालों से कहते हैं, सावधान भाइयों, चोरी बढ़ने लगी है, क्या पता चोर हमारे ही बीच का हो। आजकल भला आदमी का भी नियत बिगड़ जाता है, इसलिए जो जितना अच्छा बनता है उससे दूर रहना शुरू करो। गोपी बिरजू की तरफ इशारा करते हुए गांव वालों का शक बिरजू की ओर झुकाने की कोशिश करता है। रात हो जाती है। अब चूंकि छोटे गांवों का घर भी छोटा होता है, खुला खुला सा होता है। जब रात आंगन में बैठो तो सीधे आसमान दिखाई देता है, बड़ा सुहाना नज़ारा होता है। इसी बात का फायदा गोपी के 5 दोस्त लगाते हैं। जितना हो सके सबके धान की बोरियां चोरी करते हैं। सुबह गांव में हल्ला हो उठता है। गोपी बड़े आराम से चाय पी रहे होते हैं। उसके बाद कुछ लोग बिरजू के साथ उसके घर आते हैं। गोपी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा होता है। फिर गोपी कहता है, अरे मूर्खों, बिना सोचे मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। जो धान की बोरियां देख रहे हो ना, ये सब मेरे मेहनत का कमाई है। मूर्ख अनपढ़ लोग, तुम सब बिरजू की बातों में मत फंसो, यहाँ से चले जाओ। कुछ सबूत नहीं होने की वजह से गांव वाले वहां से चले जाते हैं। बिरजू भी मायूस होकर घर लौटते हैं। बिरजू अपने पिता से आकर कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, बेचारे गांव वाले कितने भोले हैं। हम किसान लोग 1 साल तक खेती करने में अपनी जान लगा देते हैं, पर गोपी जैसे नाकामयाब लोग उसे चोरी करते हैं। अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। फिर उसके पिता दास कहते हैं, बेटा मेरे पास एक तरकीब है, तुम बस आज रात को यही करना, चोर खुद ब खुद अपने बिछाए जाल में फंसेगा। बिरजू रात के समय अपने घर का दरवाजे का कुंडी जानबूझकर खुला छोड़ते हैं। छोटू ये बात गोपीलाल को जाकर बताता है। गोपी कहता है, अरे गंवारों, आज तो लक्ष्मी खुद बुला रही है, जाओ और बाकियों को भी बुला लाओ। बिरजू के घर के अंदर आंगन में धान की बोरियां रखी होती हैं। जैसे ही गोपी अपने 5 दोस्तों के साथ अंदर घुसता है, वह सभी लोग जाल में फंस जाते हैं।
उसके बाद बिरजू जो है वो गांव के मुखिया और भी लोगों को अपने घर में पहले से बुलाकर रखते हैं। जाल में फंसते ही सब लोग चिल्लाने लगते हैं, भागो मूर्खों भागो। उसके बाद बिरजू और गांव का मुखिया और पास के थानेदार साहब सामने आते हैं। बिरजू कहता है, क्यों गोपीलाल, आज रंगे हाथ पकड़े गए ना, अभी भी कुछ कहना बाकी है क्या? गोपी कहता है, हम इतना आसानी से नहीं पकड़े जाते, शायद इसमें किसी ने तुम्हारा साथ दिया है। तब बिरजू 5 आदमियों में से छोटू को जाल से बाहर निकालता है और कहता है, हाँ, हमारा मदद छोटू ने किया है। तब गोपीलाल कहता है, मूर्ख छोटू, तू मेरा आदमी होकर गद्दारी किया है, तूने ऐसा क्यों किया? तब बिरजू कहता है, छोटू तुम्हारा नहीं, मेरा आदमी था। मैंने छोटू को बड़ी चालाकी से तुम्हारी टीम में शामिल किया है और ये यकीन दिलाया है कि छोटू तुम्हारे लिए काम करता है। वो मेरे ही कहने पर तुम्हें सारी खबरें देता था। तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैंने और तुम्हारे भाई ईश्वर ने योजना बनाया ताकि तुम्हारे सच्चाई गांव वाले के सामने ला सके। सुबह गांव में बैठक होता है। गोपी के साथ उसके 4 सहपाठी बिरजू और दासलाल और छोटू सामने होते हैं। मुखिया गांव वाले को कहते हैं, गांव वासियों, हमने गोपीलाल को रंगे हाथों चोरी करते पकड़ा है। इसका सारा मतलब ईश्वर लाल भी बेकसूर था। आज तक बुरे काम के पीछे सिर्फ गोपीलाल का हाथ था। थानेदार इसे और इसके चारों दोस्तों को जेल में डाल दीजिए। सबके जेल जाने के बाद मुखिया गोपीलाल के घर में जाकर सबकी चोरी का फसल वापस कराते हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। किसान कितना मेहनत से खेती करते हैं, उसमें भी अगर फसलें चोरी हो जाए तो उस किसान पर क्या गुजरेगा, वो तो सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का चोरी नहीं करना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फ्रेंड्स।